नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन अपना 8वां चल रहा है। पवन, तूफान और चक्रवात, इसका जो लास्ट पार्ट है वो अपने देख रहे हैं। तो देखो, अपने शुरू करना है थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। इससे पहले अपने किया था भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र के बारे में। उसमें अपने जाना कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा तापमान होता है, उसके आसपास का जो सतह है वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है। गर्म होने पर वहाँ की वायु प्रसार होती है, हल्की होती है, वह ऊपर उठ जाती है, वह ऊपर की जो ठंडी वायु है उसका स्थान ग्रहण करती है और यह सभी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। अब अपने जानना है थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। तो ग्रीष्म काल गर्मियों में थलीय क्षेत्र क्या होता है, अधिक तेजी से गर्म होता है। ग्रीष्म काल गर्मियों में थल का जो क्षेत्र है, रेतीला जो क्षेत्र है वो क्या होता है, बहुत तेजी से गर्म होता है। अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। अधिकांश का अर्थ है ज्यादातर टाइम तक जो ताप है थल का वो क्या रहता है, समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और इससे जो पवन है वो समुद्र से थल की ओर बहती है। थल के भी अधिकांश समय वो गर्म रहता है और उसके ऊपर की जो वायु है वो भी गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने से इससे जो पवन है वो समुद्र से थल की ओर बहती है। फिर पवन क्या होती है, समुद्र से थल की ओर बहेगी, क्योंकि वो तो ऊपर उठ जाएगी। समुद्र की जो ठंडी वायु होगी वो उस ऊपर उठी हुई वायु का स्थान ग्रहण करने के लिए उस तरफ बहेगी और यह मानसूनी पवन होती है। यह कौन सी पवन होती है, फिर मानसूनी पवन होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है और उसका अर्थ क्या होता है, ऋतु। मानसून की उत्पत्ति किससे हुई है, अरबी शब्द मौसम से हुई है और उसका अर्थ क्या होता है, ऋतु होता है। ये आपको दर्शा रखा है ग्रीष्मकालीन गर्मियों में कि नीचे की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, फिर समुद्र की तरफ की जो वायु है वो उसकी तरफ बहती है। नीचे के ऊपर उठेगी, समुद्र के तरफ की उसकी ओर फिर प्रवाहित हो जाएगी। ये आपको ये दर्शाया हुआ है। शीतकाल में क्या होता है, पवन की जो प्रवाह की दिशा है वो विपरीत होती है, गर्मियों से क्या होती है, उल्टी होती है। गर्मियों में क्या होता था, समुद्र से जो वायु थी वो थल की ओर बहती थी। क्यों बहती थी, क्योंकि थल के आसपास की वायु गर्म होती थी, गर्म होकर वह ऊपर उठ जाती थी, फिर उसका स्थान ग्रहण करने के लिए समुद्र की वायु थल की ओर बहती थी। और शीतकाल में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। गर्मियों में समुद्र की वायु थल की ओर बहती है, तो शीतकाल में क्या होता है, थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होता है। ये देखो, ग्रीष्म काल में समुद्र से थल की ओर और सर्दियों में फिर उसकी उल्टी दर्शा रखी है। गर्मियों में ऐसी और सर्दियों में ऐसी, उसकी उल्टी दर्शा रखी है। समुद्र से जो आने वाली पवन है वो अपने साथ जल वाष्प लाती है। समुद्र से जो पवन आती है वो अपने साथ क्या लाती है, जल वाष्प लाती है और उससे क्या होती है, वर्षा होती है। और यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। जल चक्र समझते हो कि सूर्य के ताप से समुद्र का जो पानी है वो वाष्प का रूप धारण करके ऊपर जाता है, ऊपर जाकर वो बादल बनते हैं और बादल जब इतने भारी रूप धारण कर लेते हैं कि ऊपर नहीं रह सकते तो फिर वो बारिश की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर आ जाते हैं। तो इसी का एक चक्कर है, एक चरण है जल वाष्प। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है और उससे जो वर्षा होती है, यह जल चक्र का ही एक चरण है। जो गर्म मानसून हवाएं हैं वो अपने साथ जल वाष्प लाती है। कौन सी हवाएं लाती है अपने साथ जल वाष्प, गर्म मानसून हवाएं। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती हैं और उससे क्या होती है, वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर ही निर्भर है और उसके लिए एक लोक गीत भी प्रचलित है और उसके जो आगे आपको दे रखा है कि उमड़ गुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से है बनते बादल, सागर में ही मिल जाते बादल। इसका अर्थ क्या हुआ कि वर्षा कुछ है कि जो वर्षा है वो सदैव सुखदायी नहीं होती।
हमेशा तो वर्षा सुखदायी नहीं होती, कभी कभी यह बहुत सारी समस्याओं को भी जन्म देती है। बिन मौसम की, बिन टाइम की जब बारिश होती है तब बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। कई बार तो किसानों की पकी पकाई जो फसल है वो भी नष्ट हो जाती है। तो उस समय जो बारिश है फिर वो हमारे लिए हानिकारक होती है, दुखदाई होती है। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे देती है जिनसे कभी कभी आपदाएं आती है। इनसे मनुष्यों, जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए भी संकट उत्पन्न होते हैं। ऐसी ही दो घटनाएं हैं, तड़ी झंझावात और चक्रवात। इसका अध्ययन अपने आगे कर रहे हैं। तड़ी झंझावात और चक्रवात क्या है? तड़ी झंझावात कैसे कहते हैं कि जो बारिश के टाइम में बारिश हो रही होती है तो आसमान में जो बिजली का चमकना है उसे कहते हैं तड़ित झंझावात। और यह बिजली जब किसी भी जगह गिरती है तो वहाँ की जो कोई भी चीज़ है उसको नष्ट कर देती है। तो यह हमारे लिए फिर क्या होती है? दुखदाई होती है। तड़ित झंझावात क्या है? भारत जैसे गर्म, आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है और पवन वायु में पहले से ही विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर ले जाती है। यहाँ तापमान कम होता है, वे वहां जम जाती है और पुनः नीचे और गिरने लगती है। गिरती हुई जब जल की बूंदें तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु से टकराते हैं तो वहां पर बिजली उत्पन्न होती है। कैसे बिजली उत्पन्न होती है? ऊपर से जब पानी की बूंदें नीचे आती है, नीचे से जो पवन है वो तीव्र वेग से ऊपर जा रही है, वो दोनों आपस में टकराते हैं तो उस समय बिजली उत्पन्न होती है। उसे क्या कहते हैं? तड़ित झंझावात कहते हैं। उसके साथ एक बहुत ही भयानक ध्वनि भी उत्पन्न होती है जो हमें नीचे सुनाई देती है। तड़ित झंझावात के बारे में ये आप समझ गए होंगे। इसके समय क्या करना चाहिए? आपको किसी भी वृक्ष के नीचे नहीं आश्रय लेना चाहिए, खुले स्थान पर रहना चाहिए। और यदि आप किसी गाड़ी में हो, किसी भी तरह के, तो आपको उसके जो शीशे हैं वो बंद कर लेने चाहिए। और उस समय आपको धातु की कोई डंडी वाला छाते का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। और जल के कोई भी कार्य कर रहे हो तो उस समय नहीं करना चाहिए। जल से बाहर निकलकर आपको किसी भी खुली स्थान या इमारत में आपको आश्रय लेना चाहिए। और बिजली के संबंधित कोई भी उपकरणों का काम कर रहे हो तो वो भी उस टाइम आपको नहीं करना चाहिए। इन कामों को आप इनकार करके अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हो। तो इसके बाद जो अगला है कि तड़ी झंझावात कैसे चक्रवात बन जाता है, तो इसके बारे में अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।